ओके बेटा, आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जो टॉपिक है दैट इज यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, यानी केसी के यूनिट्स क्या है। बेटा, यह आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, और इसको हम आज अब करेंगे। तो दिस इज द टॉपिक, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो अब इसी के लिए पहले तो आपको 3 बेसिक रूल्स बता दूं इसी के। जब आपने यूनिट्स मालूम करने हैं तो 3 बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। 3 बेसिक रूल्स। ठीक है बेटा, तो व्हाट आर दीज 3 बेसिक रूल्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक रूल्स। जी बेटा, टॉपिक क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं। ये 9th में भी आपने 10th में भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो पहला रूल है मैं आपको बताया, तो रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखना है। ठीक है, ये पहला रूल है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। पहले तो इक्वेशन को लिखें। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है बेटा, रूल नंबर 2 क्या है कि राइट मोल पर डीएम क्यूब। राइट मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, यानी मोल पर डीएम क्यूब लिखना है एज यूनिट्स ऑफ, किसके यूनिट, एज यूनिट्स ऑफ किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशी, कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशी। हर एक स्पीशी का आपने क्या करना है बेटा, यूनिट्स लिखनी है, ईच स्पीशी। ठीक है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। ठीक है, और रूल नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आखिरी जो आसान है वो क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। काटना जितना कटिंग होती है उसमें कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये 3 रूल आपने अप्लाई करना है तो हमें यूनिट्स मालूम हो जाएंगे। ये टॉपिक है। ठीक है बेटा, सो यूनिट ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसके यूनिट्स हैं, यानी किसी भी केसी के यूनिट्स मालूम करने के लिए आपको, केसी के यूनिट मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, बेसिक रूल्स चाहिए। और बेसिक रूल्स कौन कौन से ये मैंने आपको बता दिए। ये नंबर 1 रूल ये है बेटा, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 और ये रूल नंबर 3। ठीक है, इसको रूल नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे और इसको रूल नंबर 3 कहेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, राइट केमिकल कांस्टेंट एक्सप्रेशन। रूल नंबर 2 क्या है, राइट, ये यूनिट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है बेटा। ठीक है, और आखिर में सिंप्लीफाई करना। चलो एग्जांपल के तौर पे समझ आएंगे, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, कोई एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक इक्वेशन है, मिसाल दे रहा हूँ इसकी H2O की, यानी एक वाटर है। ठीक है, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्ट करता है। ठीक है, और आपने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल का साइन लग गया और इससे H2 हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिजिकल स्टेट आप लेके ना लेके कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें प्रैक्टिस में इसको क्या है कि ये दोनों गैसीय स्टेट में होता है। यहाँ पे ये गैसीय स्टेट का मतलब क्या, ये वेपर्स में है, लिक्विड में भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये वेपर्स में। ठीक है बेटा, और ये आपके पास गैसीय स्टेट में है, ये H2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय में। अब अगर हम इसकी यूनिट्स मालूम करेंगे ना बेटा, तो यूनिट कैसे मालूम करना है, एक चीज तो आपने याद रखना कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल देखो, यहाँ पे 1 मोल वाटर का है, 1 मोल यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन का है और 1 मोल कार्बन। जी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
अब आप देख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हो तो इसके जब इस तरह के केस हो गए तो हम कहेंगे नो यूनिट्स आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी, नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंट में एक और एक 2 मोल यहाँ पर है बेटा, 2 मोल्स यहाँ पर है और 2 मोल्स 1 1 2 मोल है, तो इसकी तो यूनिट है होगी भी नहीं। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था कि आपने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया, ये आपने लिख लिया, इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। कैसे भी देखें जरा, ठीक है। नंबर 1, अब इसकी केसी की यूनिट कैसे मालूम करेंगे। केसी के लिए हमने देखो फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एरो दे दे ऐसे ब्रैकेट में, और इसके बाद आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये हो गया फार्मूला। अब प्रोडक्ट इस इक्वेशन में आपके पास क्या क्या है बेटा, देखो जरा, अगर आप चेक कर लें तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, देखो H2 और CO है, CO2 यही है ना बेटा, ठीक है। इसमें ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लिखने के लिए देखो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाइट से लिखता हूँ। ये आपके पास, यानी ये आप ऐसे ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लें, इस तरह ये भी ब्रैकेट में और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये तो प्रोडक्ट ये है, तो ये दोनों प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट है आपके पास और ये रिएक्टेंट है, तो दिस आर प्रोडक्ट और दीज आर द रिएक्टेंट। तो ब्रैकेट में देखो प्रोडक्ट क्या है H2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख ले, और साथ क्या है CO2, तो यार CO2 को भी लिख दें। याद रखना दरमियान में प्लस का साइन नहीं आ रहा, ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह रिएक्टेंट में आपके पास वाटर है तो H2O, और अगला क्या है आपके पास CO। एक तो आपने ये स्टेट्स नहीं लिखनी, ये वाली, ठीक है, ये वाली यहाँ पे इधर नहीं लिखनी, ठीक है, ये याद रखना, ये स्टेट्स आपने नहीं लिखनी। और दूसरा प्लस का साइन, ये प्लस और ये प्लस आप यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। आगे चेक कर लें। अब क्या होगा, रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 2 क्या था, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, ये कि ये राइट मोल पर डीएम क्यूब एज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसकी जगह पर, यहाँ पर इसकी जगह पर इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसकी यूनिट्स लिखनी है, मोल पर डीएम क्यूब। कैसे, अब देखिए जरा, मैं इसकी यूनिट्स लिखता हूँ, इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब, ये हो गई है H2 के लिए, यानी इसके लिए। अब इसकी जगह पर मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, इनकी जगह पर भी आपने क्या लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी जगह पर भी आपने क्या लिखना है, मोल पर डी, यानी इस रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर आपने यूनिट्स क्या लिखनी है, मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। इसको शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है M/V, ठीक है, ऐसे मोल पर वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखा है। अब आप ये भी देख ले बेटा कि ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो जब कैंसिल हो जाएगा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, नो यूनिट्स। तो इस केमिकल एक्सप्रेशन की कोई यूनिट नहीं है, इस इक्वेशन की हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। इस तरह की इक्वेशन जब आएगी तो इसके लिए हमें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल से ऑलरेडी पता चल गया था, मैंने यहाँ बताया था अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट सेम हो तो उसकी यूनिट नहीं होती। चलो एक और कर लेते हैं जिसमें बैलेंस ही ना हो, फिर समझ आएगा, ठीक है बेटा। चले एक और कर लेते हैं, जैसे अगर आप ये देख लें, मैं एक और इक्वेशन कर लेता हूँ, कौन सी, मसलन ये वाला PCl5 वाली कर लेता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया इसका, और इसका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, PCl3 + Cl2, ठीक है। ये आपके पास गैसियस में भी हो सकता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है आपके पास, ठीक है। ये भी आपके पास गैसियस में है, और क्लोरीन तो होता ही गैस में है। तो आप इसकी केसी कैसे मालूम करेंगे बेटा, केसी मालूम करने के लिए तो आपको पहले केसी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। केसी का क्या फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्वेशन में आपको पता है प्रोडक्ट ये है, तो PCl3 को ऊपर लिखें
और रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट का दूसरा क्या है बेटा, इसका प्रोडक्ट ये है, और रिएक्टेंट एक ही है PCl5। अब आपने इसको क्या करना है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर आपने मोल पर डीएम क्यूब लिखना है, यूनिट्स लिखनी है, ठीक है बेटा। तो आप इसकी जगह पर यूनिट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। और इसी तरह क्लोरीन की जगह पर भी आपने इसकी यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब यानी इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, मोल पर डीएम क्यूब इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अगर आप कैंसिल करेंगे बेटा तो ये कंसंट्रेशन इससे बिल्कुल कैंसिल हो रही है, तो ये चीज रह गई है। तो यूनिट क्या रह गई है बेटा, मोल, ये मोल से पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। या अब आप ये इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोल डीएम क्यूब -3, ये यूनिट आ गई है इसकी, ठीक है बेटा। तो इस तरह की आपने यूनिट्स खुद करनी है, एक्सप्रेशन करनी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसकी यूनिट है जी, इसकी यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया। देखिए यहाँ से कैसे पता चला बेटा, देखिए अगर इस इक्वेशन में आप ये देखें, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन है बेटा, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो ये आपके पास PCl5 है, ये आपके पास है, और देखिए अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसका 1 मोल है, यहाँ 1 और 1 2 मोल है, तो इसका मतलब है 1 मोल इधर है और 2 मोल और जब इक्वल ना होंगे तो इसके तो यूनिट्स होंगे, लाजमी होंगे, तो यूनिट हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन हम अगर हम पढ़ लेते हैं बेटा, मुश्किल वाला एक कर लेते हैं, ठीक है। एक मुश्किल वाला, जैसे मुश्किल का मतलब क्या होता है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको समझ आ जाएगी। देखिए कि इक्वेशन है कौन कौन सा, A + B, ये आप लोगों ने मुझे करके अभी बताना है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए जाग जाओ सारे, और इससे बनता है AB। फर्क क्या है कि हाँ इसके कितने मोल्स हैं, 1, इसके 3 मोल है और इसके है 2 मोल, ठीक है। ये आपके पास A जो है ना ये गैस में है, ये भी आपके पास गैस में है, और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है। A की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ B भी आपके पास गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ AB भी आपके पास गिवन है। कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। A की कंसंट्रेशन आपके पास बुक में होगी 0.399, ठीक है। M का मतलब क्या है, मोलरिटी को कहते हैं, ठीक है। और B की कितनी है, 1.197 M मोलरिटी इसकी, ठीक है। और AB की क्या है, 0.203 M। बस खत्म, आपने कैलकुलेट KC करना है, कैलकुलेट KC, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट फार्मूला लिख दे और इक्वेशन लिख दे, हो जाएगा ये, या नहीं होगा? करा देना सर, हाँ करा दी। तो करा दे तो बेटा, ये ले, सबसे पहले तो आपने अपने खूबसूरत हाथों से लिखना है फार्मूला। केसी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बेटा प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 2AB है, तो प्रोडक्ट में पहले AB आप लिखेंगे बेटा ऐसे, और ये जो 2 है ना, ये 2 इसको आप ऊपर चढ़ा देंगे, ये ले चढ़ा गया, खुश हो गया ये बाबा जी का टंटोना ऊपर आ गया इस तरह। और ये जो B है और ये रिएक्टेंट है तो उसको नीचे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन तो 1 है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि B की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, B की कंसंट्रेशन कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये तो आपने इस शेप में भी लिखना है। अब इसकी जगह पर AB की जगह पर देखो, A की जगह ये कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, ये कंसंट्रेशन B की है, ये कंसंट्रेशन आपके पास AB की है, तो लिख लो बेटा, खत्म। कैसे, देखो AB की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे AB की है 0.203, और कितने टाइम्स है, 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय A की कितनी कंसंट्रेशन है बेटा, देख लो बेटा 0.39 और साथ पता नहीं क्या है 99 है जी बेटा, डिवाइडेड बाय, और
3b की कितनी है, तो b की तो ये कर लेते हैं 1.197 और इसका क्या है बेटा, यहाँ 3 है तो इसके ऊपर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, देखिए बहुत आसान है, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लो, इसका क्यूब ले लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके जो आंसर आएगा हमारे पास, वो मेरे पास तो आंसर ही डायरेक्ट आएगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। या इसको 2 दफ़ा लिख दो, इसको 3 दफ़ा लिख दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 दफ़ा इसको लिख दो, 3 दफ़ा इसको लिख दो, वो भी ठीक है। तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा, तकरीबन आएगा केसी की जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो 6 × 10⁻⁻2 यूनिट आ जाएगी DM6 मोल -2। ये मैंने आपके लिए कर भी दिया, लेकिन आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये बेटा मैंने क्वेश्चन, इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन है ना, कुछ भी आ सकता है। कभी कभी अब इसमें हो सकता है कि कोई एक मालूम करने का भी कहा जाए कि ये कैसे होगा, ये तो वो भी हमने करना है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे बेटा, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। आपको होमवर्क दिए जा रहा हूँ, उसकी अपने यूनिट करने, घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। वैसे टाइम तो खैर आपके पास नहीं होगा। होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, 2 इक्वेशन है, उसकी आपने लिखनी है होमवर्क, ठीक है बेटा। कौन सा है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड वाला एक रिएक्शन, आपने इसकी यूनिट्स निकालनी है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इससे बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 इधर 2 इधर, ठीक है। और इस तरह एक और है H2 + I2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इसकी यूनिट्स भी निकाल दे, ठीक है, आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फिर आपका हुक्म सर आंखों पे। हाय हाय, दिल खुश कर दिया, ठीक है। तो एक और भी आपको दे देते हैं N2O4, ये ले, ये ओह भी और इसकी जगह पे क्या 2NO2 आ जाएगा। तो बस इसकी यूनिट्स मालूम कर दें, आ जाएगी इंशाल्लाह, आसान होगा। इसकी मोल पर डीएम क्यूब यूनिट आ जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे, आंसर भी बता देता हूँ बाद में गलत ना हो जाए। मोल पर डीएम क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। और HI की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा, इसकी तो 9 यूनिट्स है। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि मोल दोनों तरफ पे इक्वल है। और इसकी जो यूनिट होगी मोल डीएम क्यूब आ जाएगी। चलो मैंने ये भी करके दिखा दिया। ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3। अब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस ये करनी है कि इसको फार्मूले में पुट कर देना है। अल्लाह खैर से अल्लाह। एनी क्वेश्चन बेटा? कल हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ, ठीक है बेटा। तो हेनरी लॉ को बड़ा डिटेल में पढ़ना है, हेनरी लॉ। फिर उसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया करेंगे। तो 3-4 दिन में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।